नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरस्तु के बारे में। हमने सुकरात की बात कर लिया, प्लेटो की बात कर लिया, अब अरस्तु को पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मैकियावेली को। सबसे पहले एक सीक्वेंस देख लीजिए, जो आपको याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था सुकरात के बारे में, फिर हमने पढ़ा प्लेटो के बारे में, फिर आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरस्तु के बारे में। तो ये एक क्रम भी है, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, है ना। सुकरात हुआ, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु का एक शिष्य है जिसका नाम है सिकंदर। लेकिन सिकंदर कोई दार्शनिक या विद्वान नहीं है। सिकंदर एक राजा है जो विश्व विजय का सपना देखता है। सिकंदर पूरी दुनिया में तो राज्य नहीं फैला पाया अपना, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत बड़े साम्राज्य में उसका शासन था। तो सिकंदर की वजह से इनके जो विचार हैं वो भी आगे बढ़े, क्योंकि सिकंदर का जहाँ जहाँ साम्राज्य हुआ वहाँ वहाँ इनके दिए हुए ज्ञान का भी प्रसार हुआ। तो आज हम लोग देखेंगे अरस्तु के बारे में। अरस्तु के बारे में इतना आप जान लीजिए कि इनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई थी 322 ईसा पूर्व में। और इसी के आसपास हमारे यहाँ मौर्य काल की शुरुआत होती है। मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य, उसी समय अरस्तु की मृत्यु होती है और सिकंदर यहाँ से जा चुका है। राजनीति विज्ञान के पिता, जो हम लोग राजनीति पढ़ रहे हैं, राजनीति का एक भाग है संविधान, है ना। तो ये राजनीति बहुत व्यापक शब्द है। राजनीति के पिता यानी राजनीति के जन्मदाता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, तो जीव विज्ञान की भी शुरुआत किसने की? अरस्तु ने। तो जीव विज्ञान के भी जन्मदाता कौन है? अरस्तु। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, और जंतु विज्ञान के भी पिता अरस्तु। तो विज्ञान के 3 पार्ट, विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, और एक बचा क्या? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्ट। तो दोनों विज्ञान का आप समझिए, राजनीति का। इसके अलावा और बहुत कुछ है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है। आप समझ लीजिए कि उस समय जो होते थे विद्वान, जैसे अरस्तु प्लेटो की हम बात कर रहे हैं, तो ये गणितज्ञ भी होते थे, दार्शनिक भी होते थे, समाजशास्त्री भी होते थे, वैज्ञानिक भी होते थे, मतलब सर्वगुण संपन्न होते थे। किसी एक विषय में इनको विशेषता हासिल नहीं होती थी, बहुत विषयों में विशेषता हासिल होती थी। अब एक एक बात को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरस्तु की अध्ययन पद्धति, यानी अरस्तु किस तरह के अध्ययन करते थे। तो इनके बारे में आप जान लीजिए कि जैसे प्लेटो ने सद्गुण को ही न्याय कहा, सुकरात ने सद्गुण को न्याय कहा, प्लेटो ने सद्गुण को न्याय कहा, और अरस्तु ने भी सद्गुण को न्याय कहा। लेकिन थोड़ी भिन्नताएं रही। तो मुख्य बातें क्या है कि इनका जो उद्देश्य है अध्ययन का, वो है सोद्देश्य पद्धति। सोद्देश्य पद्धति या सोद्देश्यात्मक बोलते हैं, शब्द को ध्यान रखिएगा। सोद्देश्यात्मक यानी उद्देश्य पूर्ण। जैसे हम कोई भी कल्पना करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम उसके रिजल्ट को पहले ही सोच लें। इनका ये कहना है कि दुनिया में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, जो भी है उसका कुछ न कुछ उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये कहते हैं कि जो राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं और जो व्यक्ति है, इन दोनों का संबंध क्या है कि व्यक्ति राज्य में रहता है, व्यक्ति से समाज, समाज से राज्य बना, लेकिन इनसे भी पहले राज्य था, यानी व्यक्ति से पहले राज्य था, क्योंकि व्यक्ति का उद्देश्य ही है राज्य। राज्य क्या है? राज्य एक साध्य है, व्यक्ति एक साधन है। एक तरह से कभी कभी लोग कहेंगे कि व्यक्ति एक साध्य है, राज्य एक साधन है, कुछ लोग कहेंगे दोनों साध्य है। तो अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्ति के पहले है, उसके बाद व्यक्ति हुआ। अब इसी में ये कहेंगे कि जैसे एक उदाहरण देंगे कि सोद्देश्यात्मक पद्धति का मतलब अगर हम एकदम व्यवहारिक भाषा में समझाएं तो वो क्या है। जैसे हमने सबसे पहले देखा लकड़ी, जंगल में हमने क्या देखा? लकड़ी। और हमारे पास उपलब्ध है मान लीजिए औजार। तो सबसे नंबर 1 पे हमने देखा लकड़ी। फिर हमने देखा कि हमारे पास औजार है। औजार का मतलब आरी, कुल्हाड़ी, उस लकड़ी को काटने के लिए, छांटने के लिए, उस लकड़ी को आकार देने के लिए। अब जब ये दोनों चीज़ों को हमने देखा, तो अब एक तीसरी चीज़ हमारे दिमाग में आएगी। वो क्या आएगी? मेज का निर्माण। मेज का निर्माण।
जब हम लकड़ी देखेंगे, जब हमारे पास औजार भी होगा, तो इन दोनों से प्रोसेस दिमाग करके हमारा एक कल्पना करेगा एक वस्तु का जो इनसे बनाई जा सकती है, वो क्या है? मेज। फिर उसके बाद मेज का निर्माण होगा, मेज का निर्माण। तो जैसे जैसे वस्तुएं, बुद्धि, टेक्नोलॉजी, इन सब का मिश्रण होता चला जाएगा, तो उद्देश्य हमारा बदलता जाएगा, उद्देश्य हमारा परिवर्तित होता रहेगा। तो लकड़ी, औजार, मेज का निर्माण और आखिर में मेज का निर्माण होगा। तो इसी तरह से ये जो भी इनकी पद्धति है पढ़ने पढ़ाने की, उसका एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, और उसके रिजल्ट की ये पहले ही कल्पना कर लेते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरस्तु का राज्य पर विचार क्या है? हमने बताया कि राज्य को इन्होंने कहा कि व्यक्ति के पहले है, यानी राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में है। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति से समाज और समाज से राज्य बनता है। और इनका जो राज्य है वह राज्य पूर्ण राज्य है, इस राज्य में कोई कमी नहीं है। इन्होंने राज्य के लिए कहा कि एक राज्य की जनसंख्या ना ही ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो राज्य है वो समुद्र के किनारे होना चाहिए। तो ये कुछ राज्य के बारे में इनके विचार हैं। और इस राज्य में जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो दो तरह के हैं, एक हैं नागरिक और एक हैं गैर नागरिक। गैर नागरिक, इनके नागरिक और गैर नागरिक की परिभाषा आज की परिभाषा है वो बिल्कुल अलग है। आज की परिभाषा नागरिक गैर नागरिक की क्या है? आज का नागरिक जो है वो अधिकार से नागरिक बनता है, यानी पैदा हुआ अगर इस धरती पर तो नागरिक हो जाएगा, या उसके माँ बाप यहाँ के नागरिक थे तो नागरिक हो जाएगा, या वो बहुत लंबे समय से यहाँ रह रहा है, यहाँ के राष्ट्रगान ध्वज में देश में आस्था व्यक्त किया तो वो नागरिक बन जाएगा। इस तरह से आज भारत में नागरिकता अर्जित करने के 5 तरीके हैं और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके हैं। ये सब आगे हम बहुत विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इनके समय में ऐसा नहीं था। इनका जो नागरिक है वो कर्तव्य पर आधारित है, यानी जो कर्तव्य करेगा वो नागरिक होगा। आज का नागरिक अधिकार, मतलब उसको अधिकार ही नागरिक बनने का। अब इसको हम अगर आपको विस्तार से समझाएं तो इनका जो नागरिक है वो कौन नागरिक है? जो शासन में भाग लेता है, शासन में भागीदारी जो करता है, केवल वही नागरिक है। यानी कि राजा के कर्मचारी, नेता जिनको सौंपी गई है जागीरदारी, जो शासन में भाग ले रहे हैं, एक्टिव हैं, वो नागरिक हैं। जो शासन में भाग नहीं ले रहे हैं वो नागरिक नहीं हैं। शासन में कौन भाग नहीं ले रहा है? जैसे किसान भाग नहीं ले रहे हैं तो ये भी नागरिक नहीं है। महिला भाग नहीं ले रही हैं, ये भी नागरिक नहीं है। दास भाग नहीं ले रहे हैं, ये भी नागरिक नहीं है। और विदेशी हैं वो भी नागरिक नहीं हैं। शिल्पी हैं वो भी नागरिक नहीं हैं। रहेंगे उसी राज्य में रहेंगे, इनके भी साथ न्याय होगा, सब कुछ। लेकिन नागरिकता की परिभाषा में ये कहते हैं कि जो राज्य की एक्टिविटी में भाग लिया है वो नागरिक है, जो राज्य की एक्टिविटी में भाग नहीं लिया है वो नागरिक नहीं है। यानी महिला, किसान, दास, विदेशी, शिल्पी, ये सब नागरिक नहीं हैं, इनके कहने का मतलब। और इसके साथ साथ परिवार पर भी इनका बहुत महत्वपूर्ण विचार है। परिवार को ये पवित्र संस्था मानते हैं, पवित्र संस्था। और ये बताते हैं कि परिवार से समाज बनता है और समाज से ही अंततः राज्य बनता है। और इसके साथ साथ ये परिवार में किसकी कल्पना करते हैं? परिवार में एक पति, पत्नी, बच्चे और दासों को, यानी 4 तरह के लोग इनके परिवार में रहते हैं, पति, पत्नी, उनके बच्चे और दास। और इसमें ये कहते हैं कि जो पति और पत्नी का रिश्ता है, या इससे समझिए मैं आपको बताता हूँ। पति को ये मुखिया मानते हैं, पति को ये क्या करते हैं? मुखिया मानते हैं। मुखिया इसलिए मानते हैं, मुखिया का मतलब एक राजा समझिए। पति को मुखिया इसलिए मानते हैं कि इनका कहना है कि जो पुरुष है उसमें इनके परिवार में जितने भी लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा बलशाली है, और बुद्धिमान है, बलशाली है, इसलिए वो क्या होगा? वो वहाँ का मुखिया होगा। पत्नी है वो इनसे कम बलशाली है,
और इनसे कम बुद्धिमान है, इसलिए वो मुखिया नहीं हो सकती। इसके अलावा बच्चे हैं, बच्चे और गए गुजरे स्थिति में हैं, मतलब वो उनके अंदर बल कम है, बुद्धि कम है, अनुभव कम है, इसलिए वो भी नहीं। और जो दास हैं वो सबसे नीचे हैं, इन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया, आगे हम बात करेंगे। तो ये क्यों नहीं है, बताते हैं कि पति इसलिए मुखिया हो सकता है क्योंकि उसमें उच्च बुद्धि है, उच्च बुद्धि। पत्नी में अल्प बुद्धि है, मतलब कम बुद्धि है, अल्प बुद्धि। बच्चों में अविकसित, अभी विकसित ही नहीं हुई बुद्धि, मतलब बहुत कम है। और दास में बिल्कुल बुद्धि नहीं है, यानी गैर बुद्धि के हैं, वो नॉनसेंस हैं वो, इसलिए। और ये एक रिश्ता बताते हैं कि जब कोई पति अपनी पत्नी को निर्देशित करता है, पत्नी या पत्नी जैसे भी पत्नी को निर्देशित करता है, तो वह क्या है, एक संवैधानिक सलाहकार। क्या है? संवैधानिक सलाहकार। जब एक पति अपने पत्नी को कुछ निर्देश देता है तो संवैधानिक सलाहकार की स्थिति होती है। जब वह पति अपने बच्चे को कुछ निर्देश देता है तो वह अधिनायक की स्थिति में है। और जब वह पति यानी कि पुरुष या मालिक जब अपने दास को निर्देश देता है तो वह निरंकुश की स्थिति में है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। तो 3 तरह के सिद्धांतों की कल्पना करता है एक परिवार में, संवैधानिक सलाहकार, अधिनायक और निरंकुश। पत्नी को जो सलाह देगा एक संवैधानिक सलाहकार, अधिनायक और निरंकुश, ये 3 तरह का संबंध वो बताता है एक परिवार में। अब समझिए इसके आगे की स्थिति आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब हम बात करेंगे कि अरस्तु का दास प्रथा पर क्या विचार है। अरस्तु दास प्रथा का समर्थक है। क्यों? आप कहेंगे इतना परम विद्वान जो जीव विज्ञान का जन्मदाता है, जंतु विज्ञान का जन्मदाता है, राजनीति विज्ञान का जन्मदाता है, ये दास प्रथा का समर्थक कैसे हो सकता है? तो बहुत गजब की लॉजिक है, समझिएगा ध्यान से। ये लॉजिक क्या देते हैं, मैं यहाँ पे आपको जब उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ पाएंगे। मालिक और दास की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये दास को परिवार का एक अंग मानते हैं, एक सदस्य के रूप में मानते हैं। इनका ये कहना है कि जो मालिक हैं या जो राजा हैं या जो बड़े लोग हैं उनमें बुद्धि ज़्यादा है, बुद्धि है, बल है, उनके पास काम ज़्यादा है, उनको शासन देखना है। जो एक दास है उसमें बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। अब मतलब यहाँ दास का मतलब एक व्यक्ति यहाँ भी है, एक व्यक्ति यहाँ भी है। एक व्यक्ति है जिसके अंदर बुद्धि बहुत है, ज्ञान बहुत है, बल बहुत है। एक व्यक्ति है जिसके अंदर न ज्ञान है, न बुद्धि है, बल नहीं है। तो क्या होगा? अगर ये अकेले व्यक्ति काम करेगा तो इसका जो मतलब इसको समय 24 घंटे का मिला है, 24 घंटे का समय इसको भी मिला है, तो ये व्यक्ति चूँकि बुद्धिमान है ये बड़ा काम कर सकता है अगर इसको छोटे कामों से मुक्ति मिल जाए तो। जैसे ये घरों के काम में अगर उलझा रहेगा, खाना बनाएगा, कपड़ा साफ करेगा या और छोटे छोटे कामों में फंसा रहेगा, तो इसके जो बड़े काम हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बड़े स्तर के काम, वो नहीं कर पाएगा, समय नहीं मिल पाएगा, या मिलेगा तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और ये बड़ा काम नहीं कर पाएगा, ये छोटा काम कर सकता है। तो अगर इन दोनों को एक जगह रख दिया जाए, एक घर में रख दिया जाए, तो इनका भी फ़ायदा है और इनका भी फ़ायदा है। कैसे? ये अपने यहाँ इनको एक दास के रूप में जब रखेंगे तो ये इनसे घर के छोटे मोटे काम करवाएंगे, बता देंगे कि आप ये कपड़ा धुल दीजिएगा, खाना बना दीजिएगा, है ना, ये गार्डन में पानी डाल दीजिएगा, पशुओं को चारा दे दीजिएगा। तो जो बता देंगे वो ही व्यक्ति करेगा। अपने मन से कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर बुद्धि नहीं है। तो पहला फ़ायदा तो इनको ये होगा कि इनको छोटे कामों से मुक्ति मिल जाएगी। अब ये बड़े कामों पर ध्यान देंगे और समाज का भला होगा, राज्य का भला होगा। इनका क्या है? इनका भला ये होगा कि इनको एक बुद्धिमान, एक राजा, एक बड़े के घर में एक सदस्य के रूप में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनको कोई परेशान नहीं करेगा और इनकी नैतिक
जो इनकी नैतिकता है इनमें आएगी, यानी ये नैतिकता सीखेंगे, इनके साथ रहकर ये बुद्धि सीखेंगे, ज्ञान सीखेंगे और इनके भी चरित्र में बदलाव आएगा। जबकि अगर ये अकेले रह जाएंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें बुद्धि नहीं है। इनको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, ये कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे, कोई इनको काम पे नहीं लगाएगा, तो ये इनके लिए भी नुकसान है और राज्य और समाज के लिए भी नुकसान है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो दास, ध्यान रखिएगा, दास न प्राकृतिक है। दास को जैसे हम राजा हैं, हमने युद्ध किया तो हमने युद्ध में अपने शत्रु को हरा दिया, तो उसको भी हम दास नहीं बनाएंगे। इनका ये नहीं कहना है कि दास का बेटा दास ही होगा। इनका ये कहना है कि जिनमें अल्प बुद्धि है वो व्यक्ति दास के रूप में रहे, काम करे, लेकिन जैसे ही उसका नैतिक उत्थान होता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, तो उसको ये मालिक स्वतंत्र कर देगा, दास नहीं रहेगा वो, अब वो आज़ाद हो जाएगा। और इनका जो बेटा होगा, बेटा या बेटी जो भी होंगे, मतलब इनके बच्चे जो होंगे, वो जन्म से दास नहीं माने जाएंगे कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ दास था तो इसका बच्चा भी दास है, ऐसा नहीं। अगर उसका बच्चा भी मंदबुद्धि है, अल्प बुद्धि है, कुछ नहीं कर सकता, तो वो दास रहेगा। लेकिन अगर उसमें बुद्धि है, उसका IQ लेवल ठीक ठाक है, तो फिर वो दास नहीं रहेगा, वो पढ़ाई लिखाई करेगा, वो कुछ दूसरा काम करेगा, मतलब दास का बेटा दास नहीं होगा, ऐसा। और ये भी जो दास हैं, जिनको शुरुआत में दास के रूप में रखा गया था, अगर इनका भी नैतिक उत्थान हो जाता है, राजा को या बुद्धिमान व्यक्ति को लगता है कि वो अब सुधर गया है, उसमें गुण आ गया है, वो अकेले भी जी सकता है, समाज में रह सकता है, तो उसको वो मुक्त कर देंगे। जो बाद की जो दास प्रथा वाला सिद्धांत आया, शुरुआत तो यहीं से थी, लेकिन उसमें लालच आ गया, उसमें ईर्ष्या आ गई। जबरन युद्ध के बाद जो बंदी बनाए जाते थे उनको दास के कामों में लगा दिया जाता था, खेती में लगाया जाता था, घर में बंदी बना के रखा जाता था, उनका जो बच्चा होगा वो भी दास रहेगा। तो इसलिए दास का बहुत शोषण होता था, इसलिए दास प्रथा की समाप्ति हुई। लेकिन ये जो बहुत हाई लेवल, उच्च लेवल का जो सिद्धांत था वो बहुत पवित्र था, है ना। लेकिन कोई भी सिद्धांत शुरुआत में पवित्र ही होता है, बाद में उसमें बुराइयां आ जाती हैं जब लोग अपने अपने सुविधाओं के अनुसार उस सिद्धांतों में, नियम में फेरबदल करने लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था की कल्पना की गई थी वो बहुत उच्च लेवल की थी, लेकिन उसमें बाद में, जैसे ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, उसमें 10वां मंडल सबसे नया मंडल है, यानी सबसे आखिर में जोड़ा गया। इसका मतलब कि 10वां मंडल को लोगों ने जबरन उसमें ठूसा, और उसी में 10वें मंडल में ही, ऋग्वेद में सबसे आखिरी मंडल में ही, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में एक बार चर्चा की गई है शूद्र की, और कहा गया है कि ये पैर से पैदा हुआ है, ब्राह्मण मुख से, भुजा से क्षत्रिय, और जंघे से वैश्य और पैर से शूद्र। एक बार ऋग्वेद के सबसे आखिरी हिस्से में, और बहुत बाद में जोड़ा गया है। तो लोग अपनी सुविधा के लिए कहानियाँ बनाते हैं और नियम बनाते हैं। तो इनका जो दास प्रथा सिस्टम है वो बहुत ही पवित्र रहा है। दास का बेटा दास नहीं होगा। और इनके दास खेतों के कामों में नहीं लगाए जाते थे, ये केवल घर का काम करते थे, घरेलू काम। विधि का शासन, विधि का शासन बहुत ही इनका पवित्र शासन है। जैसे इनके गुरु जो प्लेटो थे वो विधि के शासन को नहीं मानते थे शुरुआत में। जैसे उनकी पुस्तक थी द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने विधि के शासन को महत्व नहीं दिया, लेकिन बाद में द स्टेटमैन में उन्होंने विधि के शासन को स्वीकार किया। लेकिन ये विधि के शासन के प्रबल समर्थक हैं। विधि का शासन होना चाहिए, एक नेचुरल है, प्राकृतिक है, बिना विधि के शासन से सही नहीं हो सकता कुछ भी। नागरिक और नागरिकता की हम बात कर ही चुके हैं इसके पहले ही, कि नागरिक कौन है और नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है संपत्ति पर। देखिए, ये बात करते हैं नैतिकता की और भौतिक सुख की, नैतिकता और भौतिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि कहते हैं कि इन दोनों में अगर किसी को चुनना पड़े तो नैतिकता सर्वोपरि है, भौतिक समृद्धि इससे गौड़ है। यानी व्यक्ति को अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए ज्ञान, नैतिकता को ग्रहण करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन नैतिकता भी तभी कारगर सिद्ध होगी, तभी हम नैतिक बने रह पाएंगे जब हमारी बाह्य परिस्थितियाँ इसके लिए हमको सही कहेंगे। यानी हमारी बाह्य परिस्थितियाँ अगर अच्छी होंगी तभी हम नैतिकता का पालन करेंगे। उदाहरण के लिए, हम नैतिक होना चाहते हैं, हम ईश्वर को मानना चाहते हैं, हम धर्म का काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें खाने को भोजन नहीं है,
पहनने को कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, तो हमारी सारी एनर्जी इन्हीं सब चीज़ों में लॉस हो जाएगी। और व्यक्ति भूख के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अगर व्यक्ति भूखा है, दरिद्र है, तो उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे भी जो ये नैतिकता है, धर्म है, वो बाह्य परिस्थितियों के बिना मरा हुआ है। तो ये कहते हैं कि नैतिकता ऊंची रहनी चाहिए, लेकिन हमारी बाह्य परिस्थितियाँ सही रहनी चाहिए। और बाह्य परिस्थितियाँ सही के लिए ये संपत्ति की बात करते हैं कि हमारे पास संपत्ति भी होनी चाहिए और संपत्ति अर्जित होनी चाहिए। संपत्ति अर्जित करने के ये 2 तरीके बताते हैं। संपत्ति अर्जित करने के ये 2 तरीके बताते हैं। एक तरीका है प्राकृतिक विधि बोलते हैं, प्राकृतिक विधि, और एक तरीका है शोषण विधि। मतलब धन कमाने के, जैसे आज की भाषा में हम कहें कि कमाई करने के कितने तरीके हैं, तो अरस्तु कहेंगे 2 तरीके, एक प्राकृतिक तरीका और एक शोषणवादी तरीका। प्राकृतिक तरीके में क्या आएगा? कृषि, यानी कहेंगे कि आप कृषि कर लीजिए, आप मछली पालन कर लीजिए, मछली पालन। तो कृषि, मछली पालन, पशुपालन, ये जो तरीके हैं ये प्राकृतिक तरीके हैं, नेचुरल। और शोषण वाला तरीका क्या है? ये कहेंगे व्यापार कर लीजिए। तो व्यापार को ये शोषण वाला तरीका मानते हैं। इनका मत कहना ये है कि जब हम व्यापार करते हैं तो हम एक गरीब व्यक्ति का शोषण करते हैं, क्योंकि शोषण नहीं करेंगे तो हमारा लाभ नहीं होगा। जैसे हमने 100 रुपये की लागत लगाई, तो अब हम उसको 200 रुपये या 150 रुपये में नहीं बेचेंगे तो हमारा लाभ नहीं होगा। तो जो खरीदने वाला व्यक्ति है, सारा भार हमारे लाभ का उसके ऊपर जा रहा है, जिसको कंज्यूमर कहते हैं आज की भाषा में। जैसे अगर हम कहें कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो इसका कंज्यूमर के अलावा किसी से क्या मतलब? जैसे यहाँ पे कंपनी है, कंपनी ने कोई वस्तु बनाया, फिर उसके बाद कंपनी ने कस्टमर को दिया कि आप ले जाइए मार्केट में बेचिए। फिर इस कस्टमर ने आकर के जगह जगह जो सेंटर बने हैं वहाँ पहुँचाया, फिर यहाँ से छोटे छोटे सेंटरों पे पहुँचाया गया, फिर यहाँ से गांव में या मंडियों में पहुँचाया गया या दुकानों पहुँचाया गया, फिर यहाँ से कस्टमर को मिला, कंज्यूमर को मिला। तो ये 100 रुपये की वस्तु यहाँ आते आते अगर 1000 में हो गई, तो इन बिचौलियों में जितने लोग हैं इनको कोई नुकसान तो हुआ नहीं। अगर ये 100 रुपये की वस्तु 150 में बिके तो भी इनको समस्या नहीं है, 1000 में बिके तो भी समस्या नहीं है, 1 लाख में बिके तो भी समस्या नहीं है। समस्या है किसको? कस्टमर को। तो जब महंगाई आएगी तो सारा भार किस पर जाएगा? कस्टमर से वसूला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इस क्रम में ये जितने लोग हैं वो सब कस्टमर का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, और इसमें पहला जो तरीका है उसको सबसे अच्छा तरीका इन्होंने कहा कि कोशिश करिए कि आप इस तरीके में रहिए, इस वाले तरीके में मत जाइए। तो आप धन को अर्जित करिए, लेकिन इस तरीके से, और धन अर्जित करेंगे तो फिर आपका नैतिक उत्थान होगा, और नैतिक उत्थान होगा तो एक संपूर्ण मनुष्य आप बनेंगे। फिर ये कहते हैं कि संपत्ति की रक्षा भी करिए। क्या करिए? रक्षा, यानी उसे बचा करके रखिए, संपत्ति को बचा करके भी रखिए। इसके लिए एक तरीका बताते हैं, ये वितरण प्रणाली। वितरण प्रणाली, ये कहते हैं आपके पास 3-4 प्रकार की वितरण प्रणाली है, इसमें से सबसे अच्छी क्या है आप चुन लीजिए। कोशिश करिए कि इनकी जो मान्यता है वो वाला रखिए। यानी ये पहले बताते हैं कि 3 तरह की वितरण प्रणाली है। वितरण प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे हम धन कमाए तो हम उस धन का कैसे उपभोग करेंगे, उसका कैसे उपभोग करेंगे, फिर उससे कितना बचेगा। जो बचेगा वही अधिशेष होता है। तो वो अधिशेष डिपेंड करता है कि हमारा वितरण सिस्टम कैसा है। तो 3 तरह के वितरण सिस्टम वो अरस्तु बताते हैं। एक ये है कि व्यक्ति कमाए, एक व्यक्ति कमाए और सार्वजनिक उसका उपभोग हो। सार्वजनिक उपभोग, एक व्यक्ति पैसा कमाए, उसका सार्वजनिक उपभोग हो। मतलब जैसे परिवार में 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो उसमें एक व्यक्ति कमाई कर रहा है, बाकी लोग क्या करेंगे? उसी की कमाई को वो खाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि संपत्ति बचना थोड़ा मुश्किल है, वो उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक तरीका ये है। ऐसे मतलब जो हो रहा था उस समय वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति कमाए और सार्वजनिक उसका उपभोग हो। दूसरा कि सार्वजनिक कमाई हो
चलिए मैं आय लिख देता हूँ। आय कैसी हो? सार्वजनिक हो, यानी सब लोग मिल करके कमाएं और उसका उपभोग केवल एक व्यक्ति करे, एक व्यक्ति उपभोग करे। जैसे परिवार में 4 लोग हैं, चारों कमा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसका उपभोग कर रहा है, मतलब पूरा मैनेजर है वो पूरा सिस्टम बना रहा है कैसे कैसे हमको क्या करना है, फिर उसी के अनुसार वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चीज़ों को मैनेज कर रहा है। एक तरीका ये है। और एक तरीका ये है कि आय भी सार्वजनिक हो और वितरण भी सार्वजनिक हो। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय या सार्वजनिक उपभोग। तो ऐसे समझिए, एक व्यक्ति कमाए पूरा परिवार खाए, पूरा परिवार कमाए पूरा परिवार खाए, पूरा परिवार कमाए एक व्यक्ति खाए। तो ऐसे में आपके लिए क्या सूटेबल है, ध्यान रखिए। फिर आप समीक्षा करिए, जितना बचता है कोशिश करिए बचाइए भविष्य के लिए। और सतत की बात करते हैं, मतलब आने वाले समय में जो आपके संसाधन हैं उनका ऐसा वितरण हो, ऐसा उनका उपभोग हो कि हम उसका उपभोग करें भी और आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़ कर जाएं, अंधाधुंध उसका उपयोग ना करें, ये कहते हैं। अरस्तु का न्याय सिद्धांत क्या कहता है? प्लेटो के हम न्याय सिद्धांत की बात किए ही थे कि अपनी अपनी आत्मा के जो गुण हैं उनके अनुसार हम काम करेंगे तो वही न्याय है। तो उसी तरह से अरस्तु भी कहते हैं कि हम अपने कर्तव्य का अगर हम पालन करें तो कर्तव्य का पालन ही न्याय है। कर्तव्य का पालन, जो हमें कर्तव्य मिला है उसका पालन करना ही न्याय है। अब इसमें भी बहुत डिटेल है, हम आगे नहीं जाएंगे। तो मैंने आपको सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इन तीनों के बारे में एक मोटी मोटी बात बता दिया कि समझ में आ गया कि नेचर इनका क्या था, किस तरह के दार्शनिक थे। अब इसके बाद सिर्फ एक बचे हैं, मैकियावेली। बाकी पढ़ने को तो सैकड़ों हैं, लेकिन मैकियावेली को पढ़ा देंगे। मैकियावेली के बाद अपने यहाँ के कौटिल्य को, 2 लोगों को और पढ़ा करके 2 वीडियो के बाद फिर हम डायरेक्ट शुरू करेंगे भारत के संविधान, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, चलिए आज बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।